हेलो दोस्तों। अब हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5वीं, लंबाई एवं गति का मापन। कि आपका लंबाई कितना है या फिर आपके घर की लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, ठीक है। और गति का मापन कि आपका जो साइकिल है वो कितनी स्पीड से जा रहा है, कितने गति से जा रहा है। 2 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से जा रहे हैं आप, या फिर जा रहे हैं 14 मीटर पर प्रति सेकंड के रफ्तार से जा रहे हैं। तो इसी का ना मापन करेंगे कि कितना जा रहा है। मापना मीन्स ये जानना कि कितना। दीपा, ओहो, ये जो लड़की है मोहतरमा है, इनका नाम है दीपा। वाह, प्यारा नाम है, ठीक है। एक जिज्ञासु बालिका है। जिज्ञासु है इनमें, मतलब एक सवाल बहुत पूछती हैं। इनमें जानने की इच्छा ज़्यादा है, जिज्ञासु है, किसी भी चीज़ को जानना जो इन्हें अच्छे लगते हैं चीज़। वह 11 वर्ष की है, ओहो हो, और हरियाणा प्रांत के एक नगर में रहती है। एक कौन से स्टेट में रहती है? तो यह हरियाणा स्टेट में रहती है। विद्यालय का नया सत्र आरंभ हो चुका है। नया सत्र आरंभ हो चुका है, एक क्लास छठी में आ चुकी हैं, समझ लीजिए, मान लीजिए तो, ठीक है। और ठीक है, दीपा को विद्यालय के लिए नई वर्दी चाहिए। ओहो, अब उन्हें ना नया ड्रेस चाहिए, उन्हें नया वर्दी चाहिए, नया पोशाक चाहिए उनको, मतलब क्योंकि वो लंबी भी तो हो रही हैं, 11 साल की हैं तो लंबी होती ही जा रही हैं, होती ही जा रही हैं, तो ठीक है, नया पोशाक भी चाहिए क्योंकि उसका कद बढ़ गया है। ठीक बात है। उसकी माँ उसे एक कपड़े की दुकान पर ले जाती हैं। क्योंकि कपड़े सिलना है ना इनके लिए, इसीलिए कपड़े की दुकान पर गई। वह 2 मीटर कपड़े का टुकड़ा मांगती है। कि हमारी बेटी के लिए दे दीजिए ना 2 मीटर कपड़े का टुकड़ा। मतलब 2 मीटर ज़्यादा, 6 लगभग लगभग हो गया, 6 फीट 2-3 इंचेज हो गया, ठीक है ऐसा। दुकानदार एक धातु की मापक छड़ से उस कपड़े को मापता है। जी हाँ, जो दुकानदार, जो कपड़े वाले होते हैं, उस उनके पास होते हैं ना, एक लंबे लोहे के बने होते हैं जिन पे उन पे लिखे हुए होते हैं कि वो कितने कितने हैं, उसका मापन लिखे हुए होते हैं। उसके बाद दर्जी लचीले मापन फीते से दीपा की वर्दी का माप लेता है। जो दीपा का जो माप लिया जा रहा है वो लचीले से लिया जाता है, जो कि दर्जी इस्तेमाल करते हैं, जो अपने गले में डाले हुए रहते हैं, उस इंची टेप से, ठीक है। उसकी माँ दर्जी से कहती हैं कि वर्दी की लंबाई 4 अंगुल, 4 अंगुल की चौड़ाई के बराबर। अच्छा, 4 अंगुल की चौड़ाई, अच्छा मतलब कि जो आपके अंगूठा को हटा दिया जाए और आपके जो बच गए हैं जो 4 उंगली, एक तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, और जो लास्ट वाला जो होता है कान्ही उंगली जो कह सकते हैं, या फिर कनिष्ठ, ठीक है। ये जो 4 उंगली हो गया ना, 4 फिंगर्स, मिडिल फिंगर्स, रिंग फिंगर एंड स्मॉल फिंगर, ये चारों फिंगर्स को ऐसा जो चौड़ाई है ना, उसका चौड़ाई, ठीक है, उतनी अधिक रखें। मास्टर जी को कह रही हैं, दर्जी मास्टर जी को। क्या फीता और छड़ उस पैमाने के समान हैं जो मेरी बड़ी बहन के जो ज्यामिति बॉक्स में है? क्या फीता और छड़ उस पैमाने के समान है जो मेरी बड़ी बहन के ज्योमेट्री बॉक्स में है? 4 उंगल से माँ का क्या तात्पर्य है? ये सोच रही हैं भाई, यही तात्पर्य है ना कि तू तो लंबी ही होगी ना, और ड्रेस तो लंबी हो नहीं सकेगी, तो ठीक है ड्रेस ही लंबी ले लेती हैं, क्योंकि हमारी बिटिया तो लंबी हो ही जाएंगी। ओके जी, ये इंची स्केल हो गया, ठीक है ठीक है। दीपा अपने अनुभव विद्यालय के मित्रों अनीश, ओहो, इसका पुरुष मित्र है, एक अनीश है, एक हरदीप है, दो, तीसरा पद्मा है, लड़की है पद्मा, एवं तस्नीम है, एक और लड़की है। 2 लड़का 2 लड़की इसकी दोस्त है, अनीश, हरदीप लड़के, और 2 लड़कियां दोस्त हैं, पद्मा और तस्नीम, के साथ साझा करती है कि भाई हम ऐसे गए ना, तो दर्जी मास्टर जी 2 अलग अलग तरह के टेप निकाले ऐसा हम नापने के लिए मेरे, ठीक है। कि एक था जो लचीला था, एक जो था वो सख्त था, और इससे उनके बीच चर्चा आरंभ हो जाती है, मतलब बातचीत चालू हो जाती है कि भाई ऐसा था, हाँ हाँ ऐसा ही था, ठीक है ऐसा था ना, ठीक। ये हो गई बाईं तरफ दीपा, उसका फ्रेंड अनीश, उसका फ्रेंड हरदीप, और पद्मा भी दोस्त है, तशनीम भी दोस्त है। तशनीम, हम कैसे मापते हैं? हम कैसे मापते हैं, ठीक है। हरदीप कहता है
मैंने अपनी दादी माँ को अपने हाथ की लंबाई से कपड़ा मापते हुए देखा है। ओहो हो, कि इतना हाथ के हो गया तो इतना कपड़ा नाप सकते हैं, पर हमेशा ही सही नहीं हो सकता, क्योंकि क्या पता कहीं कोई दूसरे जगह पे स्थान पे गई हुई हो और उन्हें कह दिया गया हो कि दादी कह रही हो कि मेरे हाथ से ना 2 हाथ ले लीजिएगा कपड़ा, तो हाथ तो डिफरेंट कर जाएगा ना, छोटा बड़ा। कहीं दूसरी जगह किसी इंसान अगर वो सुन रहा है तो वो कहेगा कि दादी के हाथ की नाप, तो पता तो नहीं है उस इंसान को कि कितना बड़ा दादी का हाथ है, लंबी हैं छोटी हैं कैसी हैं। तो ये सही मापन नहीं है, पर ठीक है, ऐसा एक हरदीप कहता है कि मैंने ना अपनी दादी दादी माँ के अपने हाथों की लंबाई से कपड़ा मापते हुए देखा, हाथों की लंबाई से कपड़ा मापते हुए देखा भाई। देख रहा। क्या आपने कभी किसी किसान को अपने खेत की क्यारियाँ बनाने के लिए खेत की लंबाई मापते हुए देखा? हाँ, देखे हैं। वो पैर से नाप लेता है। वह चलता जाता है और अपने कदमों की संख्या गिनता जाता है। पद्मा कहती है। बिल्कुल जो अभी अभी हमने कहा। अरे, कदम ही नहीं, कभी कभी वे मापने के लिए अपने पैरों के पंजों की लंबाई का भी उपयोग करते हैं, अनीश ने कहा। जी हाँ, क्योंकि ना जैसे कि क्या पता जो लंबे होंगे तो वो ज़्यादा लंबे लंबे डीग मार लेंगे, ऐसा तो वैसे हो सकता है। ये भी माप में ही आता है, और एक अलग ये भी माप है कि वो अपने ना लंबाई जैसे पैर है ना, तो जैसे कि क्या हो गया, अपना एक दाहिना पैर पीछे रखा और दाहिने पैर का जो अंगूठा है वो जो सामने है, वो बाएं पैर के जो आपकी एड़ी है उससे टच करेगी, और वैसे वैसे करके लंबाई के अनुसार नाप लिया जाएगा। ठीक है। हाँ, दीपा उत्साह से कहती है, शरीर के अंगों का उपयोग कर लंबाई मापना बहुत रोचक होगा। आओ हम भी शरीर के अंगों का उपयोग कर कुछ मापते हैं। ओहो, वो अपने अंगों के शरीर के अंगों से अपनी चीज़ें नाप रहे हैं। कभी कभी आपने भी सुना होगा कि आओ तुमको हम पूरा नाप देते हैं। वो तो लड़ाई झगड़े में ऐसा कहा जाता है। या फिर कोई कहते हैं नहीं कि तुम 2 बित्ते के हो ही और बोलते कितने हो, मतलब छोटे से हो ही बोलते कितने, तो ऐसे लग 2 बित्तों से वो नाप लिया गया उस व्यक्ति को, ऐसा करके कुछ। पर दो बित्ते के इंसान होते हैं क्या? एक लड़की है भारत की जो कि वो बहुत छोटी है, तो हो सकती है। या फिर और जो थोड़े ऐसे छोटे कद के होते हैं उनके ऐसे। हमें क्या मापना चाहिए? अच्छा, आओ हम अपने कक्षा कक्ष में रखे मेज की लंबाई मापते हैं, तस्नीम कहती है। तो चलिए नापते हैं भाई। पद्मा बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, और इसके मापने के लिए हम शरीर के किस अंग का उपयोग करेंगे? दीपा कहती है, हम हाथ के पंजों की चौड़ाई का उपयोग करते हैं। हाथ के पंजे, अच्छा जी, का उपयोग करते हुए देखा। कैसे किया जाता है? क्या कह रहा है भाई? मैं देखती हूँ कि यह कैसे किया जाता है। मैंने अपनी माँ को इसका कहाँ पे पहुँच गया। दीपा कहती है, हम हाथ के पंजों की चौड़ाई का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो हाथ के पंजे हो गए ना, जैसे कैसे कहते हैं, ये जो मापने के लिए बालिशित का उपयोग, यहाँ पे ये हाथ के पंजों का इस्तेमाल नहीं है यहाँ पे। अगर हाथ के पंजों का इस्तेमाल कर दिया जाए तो यहाँ पे जो 4 उंगलियाँ हैं, ठीक है, और ये अंगूठे को छोड़ करके जो बीच में जगह बचता है अंगूठे के दाहिनी तरफ से, अगर हम देख रहे हों तो ऐसा अंगूठे तरफ से और कानी उंगली तरफ से जो बीच में जो बचता है स्पेस, उतना जो उससे मापा जाएगा वो हो गया पंजों के बीच से मापना। ठीक है, और इसके मापने के लिए हम शरीर के किस अंग का उपयोग करेंगे? दीपा कहती है, हम हाथों के पंजों की चौड़ाई का उपयोग करते हैं। ठीक है, मैं दिखाती हुई हूँ कि यह कैसे किया जाता है। मैंने अपनी माँ को इसका उपयोग करते हुए देखा। वह इसे बालिशित हैंड स्पैन कहती है। अच्छा, ये वाला से चौड़ाई मतलब कि वो सही ही कह रही थी। जो चित्र 5.1 में मापने के लिए बालिशित का उपयोग हैंड स्पैन का किए जा रहे हैं, वो इस प्रकार है जो आप देख रहे हैं। ठीक है, बीते से नाप रही है मतलब। हरदीप ने कहा, अच्छा आओ हम अपने माप को अंकित भी करते हैं। ठीक है, विद्यार्थी का नाम हुआ अनीश, पद्मा, तस्नीम, दीपा और हरदीप, ये 5 हैं। बालिशुतों की संख्या कितनी होगी अनीश के द्वारा? 13 से थोड़ा अधिक।
पद्मा की कितनी हो गई 13, तस्लीम की क्या हो गई 13 से थोड़ा कम। जो दीपा की उन मापी बालसित की संख्या कितनी होगी 13 एवं 14 के बीच में। अच्छा, और हरदीप की संख्या कितनी होगी 14। हरदीप की जो बालिसित की वो छोटी हैं, इसके लिए उनकी 14 पड़ गई। पद्मा कहती हैं, अरे मेज की लंबाई के माप में हम सभी के बालिसितों की संख्या तो भिन्न भिन्न प्राप्त हुई है। तब हम बालिसितों में मेज की लंबाई के बारे में क्या कह सकते हैं? कुछ कह नहीं सकते कि ये कैसे हैं, क्योंकि वो कुछ एक ठोस नहीं है जो से सभी को मापा जा सके एक ही तराजू से। तो इनके तराजू ही अलग है माप की, तो ये अलग अलग भी आ रहे हैं, समझो। तो ऐसा कहा जा सकता, क्योंकि उनके पंजे अलग अलग हैं, उनके वो छोटे बड़े हैं, उनके पंजे छोटे बड़े हैं, तो इसीलिए ऐसा कहा नहीं जा सकता कि ये सही मापन की विधि का उपयोग किया जा रहा। परंतु ये संख्याएं भिन्न क्यों होनी चाहिए? हरदीप विचारपूर्वक पूछता है। तस्नीम कहती है, मुझे लगता है कि इसका कारण हमारी बालचितों की माप अलग अलग होना है, इसी के कारण ऐसा हो रहा। अनीस ने सुझाया, आओ इसकी जांच करते हैं कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों हुआ कि ये हमारे बालचितों की आकार किन्हीं के 13 हो रहे हैं, किन्हीं को 14 हो रहे हैं, किन्हीं को 13 से ज़्यादा अधिक हो रहे हैं, किन्हीं को 13 से थोड़ा सा कम हो रहा है। ठीक है, अब उन पांचों ने अपने अपने बालचित एक दूसरे के साथ रखे और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके बालचितों की लंबाई भिन्न भिन्न है, मीन्स अलग अलग है। ठीक है, दीपा विचारपूर्वक कहती है, संभवतः यही कारण है कि लोग किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए पैमाने या मापन फीते का उपयोग करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम अलग अलग हाथों के लेते हैं अगर मापने के लिए एक सहूलियत, तो वो तो अलग अलग हो सकते हैं ना, तो वो तो गलत हुआ। जब दीपा और उसके साथी अपने अपने बालिशित की लंबाई से मेज की लंबाई की तुलना करते हैं, तब मेज की लंबाई तो बालिशितों की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, यह मापन के लिए उपयोग में लाया गया बालिशित एक मात्रक यूनिट का उदाहरण है। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि और ये जो यूनिट यूनिट कहा ही किसे जाता है, यूनिट ऐसे कहते हैं अगर हम दूध को मापते हैं कि वो दूध कितना है, उसका क्वांटिटी कितना, उसका मात्रा कितना है, तो हम मापते हैं उसका इकाई जो हो गया, उसका यूनिट जो हो गया वो हो गया ml में, वो हो गया लीटर में, मिलीलीटर और लीटर में कह सकते हैं। ठीक है, और अगर आप अपना नापते हो कि आपका ऐसा हाइट कितना, आपका ऊंचाई कितना है, तो उसका जो यूनिट हो गया, उसका जो मात्रक हो गया, वो हो गया फीट भी कह सकते हैं, या फिर उसको सेंटीमीटर, फीट भी कह सकते हैं, सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, मीटर भी कह सकते हैं, का उदाहरण है। अतः लंबाई दो भागों में व्यक्त की जाती है, संख्या और मात्रक। उदाहरण के लिए यदि मेज की लंबाई 13 बालिशित के समान है तो 13 संख्या है और बालिशित मापन के लिए चुना गया मात्रक है। ओहो हो, दो भागों में ऐसा है कर दिया, व्यक्त कर दिया गया, एक संख्या जो कि पहले आएगा, फिर मात्रक आ जाएगा, मतलब यूनिट आ जाएगा। इंग्लिश में यूनिट कहेंगे, हिंदी में उसको मात्रक कहेंगे। तो संख्या और मात्रक, 13 संख्या है और बालिशित मापन के लिए चुना गया मात्रक है। ठीक है, अगर आपका हाइट है 5 फुट 6 इंच, तो क्या हो गया, 5 फुट 6 जो हो गया वो हो गया संख्या हो गया, और मात्रक क्या हो गया, इंच हो गया। अभी तो हम घर ही बड़ी ठंडा नहीं तो लेट से न जनू। तथापि बालिशत और उसके समान अन्य मात्रक जैसे हाथ, हाँ पैर, उनके मुट्ठी मुंह या चलिए उंगली की लंबाई भिन्न भिन्न व्यक्तियों जैसे की चिड़िया से विकास थाने चले थे। भिन्न भिन्न हो सकती है। अतः एक ऐसे मात्रक की आज आवश्यकता है पूरे लाई थी किसान जिससे मामा अलग लेके अलग आओ। लोगों द्वारा लिया गया एक ही लंबाई का माप एक समान हो, अलग अलग ना हो भाई, उनके लंबाई का अच्छा, जो मापन वो गोलुआ समान होना देखो चाहिए। जैसे कि आपका अपनी उजाई तय ना गोलुआ राते आओगा। और अधिक जाने, ठीक है, चलिए और हाँ अधिक हाँ बाबू जानते रहेगा हैं। रहे केवाड़ी राती खुला यहाँ है। पे कहा जाता है, प्राचीन काल से अच्छा ठीक। ही भारत में मापन प्रणालियों माड़ी मैया का रोटी एक समृद्ध तरकारी खा इतिहास ली। रहा है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, आई जस्ट ज्वाइनिंग हाँ यू। गरम कराई थी भाई।
ओके, और अधिक जाने। यहाँ पे लिखा गया है कि प्राचीन काल से ही भारत में मापन प्रणालियों का एक समृद्ध इतिहास रहा। मीन्स भरा पड़ा है इन सारे चीज़ों के मापन प्रणालियों से, कि अलग अलग तरह के मापन प्रणालियाँ हैं। प्रेशर को नापने के लिए मतलब तो वो दूसरे तरह के हैं, बैरोमीटर से नापे जाते हैं, पास्कल में नापे जाते हैं, ये सारी हैं अलग अलग। किसी को फोर्स को नापते हैं तो उसको न्यूटन में नापते हैं, ठीक है, इस सारी चीज़ों का ओके। प्राचीन भारतीय साहित्य में कुछ मात्रक का वर्णन है, जैसे अंगुल। अच्छा जी, अरे भाई उंगली की चौड़ाई। अच्छा जी, उंगली की चौड़ाई कि कितनी चौड़ाई है, तो क्या कहा ये अगर आप कहीं नाप रहे हो तो ऐसे कहते हैं 2 उंगल छोड़ दीजिएगा। जो मेरे घर के कबाड़ी है ऊपर से 2 उंगल, थोड़ा सा जो कबाड़ी है वो छोटा है, क्योंकि उसे जमाने के लिए है या फिर थोड़े हवा के लिए है, ऐसा कहा जा सकता है, ठीक है। बहु अंगुल, धनुष, योजन आदि उनका उपयोग कलाकृतियों, वास्तुकला और नगर नियोजन में होता था, ठीक है। योजन मतलब दूरी होता है, वैसे बता दें तो। बढ़ी और दर्जी जैसे बढ़ाई, ओहो हो, कौन होते हैं बढ़ाई? एक कारपेंटर होते हैं, मतलब जो अपने ऐसा लकड़ियों से आपके घरों के दरवाजे, पलंग बनाते हैं, कुर्सियां बना देते हैं लकड़ियां की, ये कहलाते हैं बढ़ई। और दर्जी जैसे पारंपरिक शिल्पकार आज भी उंगुल का उपयोग करते हैं। सिंधु सरस्वती, अच्छा जी, हड़प्पा में, ठीक है, सभ्यता के उत्खनन स्थलों से प्राप्त अनेक वस्तुओं में रेखांकित चिन्ह पाए गए हैं, जो पैमाने हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर रेखाएं बना दी गई हैं तो पक्का कि ये पैमाना ही था किसी चीज़ को नापने को लेकर के। ये अगर हम देखते हैं चित्र, तो चित्र 5.2 है, वो जिसे कहते हैं मीटर पैमाना। अच्छा जी, ये मीटर पैमाना, ये दर्जी की, ये जो अगर आप कपड़े लिए गए, ये जो लड़की दीपा लेने गई थी, तो ये ऐसे ही बड़े स्टिक से नापे होंगे कि 2 मीटर कपड़े के लिए, ठीक है। मानक मात्रक, ठीक है, मानक मात्रक संसार के विभिन्न भागों में समय के साथ विभिन्न मात्रक प्रणालियां विकसित हुई। संसार के विभिन्न भागों में, ठीक है, मीन्स संसार, ये पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पे समय के साथ, ठीक है, विभिन्न मात्रक प्रणालियां विकसित हुई। अलग अलग तरह की मापने वाली प्रणालियां विकसित हुई, विकास में आई। तथापि जब लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना आरंभ किया, तो तब इससे बहुत भ्रम उत्पन्न हुआ। ओहो, अब भ्रम भी बहुत सारा उत्पन्न हो गया जब ये लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे, क्योंकि कोई ज़मीन को नापने के लिए अपने पैरों जो जितने कदम चल रहे हैं उससे नापे जा रहे हैं, या फिर कोई देखे जा रहे हैं तो कहीं खेत को नापने हैं तो वो कहीं दूसरे तरह से नाप रहे हैं। अपने लगते क्या कह सकते हैं, एक थोड़े से फीते ले लें उससे नाप रहे हैं, थोड़े थोड़े से फीते से, ऐसा। इसका परिणाम यह हुआ कि संसार के विभिन्न देश एक साथ आए तथा मापन के मात्रकों के विषय में एक मत होने लगे, कि चलो ये हम लोग एक मत ये बात के लिए हो जाते हैं कि हम लोग एक प्रणाली बना लेते हैं, जिससे किसी भी चीज़ जो एक है उसको उसी तरह से मापेंगे, कोई और अलग ढंग से नहीं मापेंगे, ऐसा, और उन्हें अपनाने लगे, ठीक है। आजकल उपयोग में लाई जाने वाली मात्रक प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली अथवा एसआई, मतलब एसआई तो इंग्लिश का है, हाँ जी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का संक्षेपण किया, संक्षेपाक्षर, संक्षेप अक्षर, भाई बड़े ही डिफिकल्ट हैं तो ये, मात्रकों के रूप में जाना जाता है, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है, ठीक है। लंबाई को किससे किससे नापते हैं, उसका जो ऐसा है मापने वाला, लंबाई को किससे मापते हैं, तो उसका हो गया मीटर, मीटर है उसका मात्रक, क्या हो गया, मीटर। मात्रक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग, उसको यूनिट कहते हैं। इसका प्रतीक एम है,
ठीक है, सिंबल एम हो गया। चित्र 5.2 में 1 मीटर पैमाना दर्शाया गया है, ठीक है, जो हमने अभी अभी देख लिया, ये दाहिनी तरफ है जो ठीक है। 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक भाग को 1 सेंटीमीटर कहते हैं। संभवतः आप मीटर पैमाने के एक छोटे से भाग से परिचित हैं, जो आमतौर पर 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है? संभवतः आप मीटर पैमाने के एक छोटे से भाग से परिचित हैं, जो आमतौर पर 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। हाँ जी, जो आपके पास स्केल होते हैं, उसे चित्र 5.3 में दिखाया गया है। देखते हैं हम लोग 5.3 यही, हाँ, ये तो हमारे पास होते ही हैं, अष्टमान बॉक्स में होते हैं, रखे हुए होते हैं, जो कि हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं लाइन को ऐसा अच्छे से ड्रा करने के लिए, ठीक है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर पैमाने को ध्यान से देखें, ठीक है, देखेंगे। इसमें सेंटीमीटर में 0 से 15 तक अंकन है, हाँ याद ही है, देखें। दो बड़े चिन्हों के बीच के भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। दो बड़े चिन्हों के बीच की भाग की लंबाई कितनी है? तो 1 सेंटीमीटर, जी हाँ। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो 0 और बड़े बड़े जो चिन्ह हैं, एक 0 के पास है, 1 के पास है, 2 के पास है, 3 के पास है, 4 के पास है, तो पहले ये नंबर नहीं आए हैं, पहले ये बड़े बड़े चिन्ह आ गए, जो कि समान दूरी पे हैं, सारे अंकित किए गए हैं, तो ठीक है। उसे एक दे दिए, 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4 ऐसे करके बढ़ते चले गए, आगे और पीछे दोनों में वैसे दे दिए गए हैं, आप किसी भी तरफ से पकड़ सकते हो, आपको सामने वाले दिख ही जाएंगे ऊपर वाले कि वो कितने सेंटीमीटर के, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे 1 से 2 के बीच अथवा 5 से 6 के बीच, ध्यान दीजिए कि इस 1 सेंटीमीटर लंबाई के भाग को फिर 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, हाँ जी, बिल्कुल किया गया। इन छोटे भागों में प्रत्येक की लंबाई को मिलीमीटर कहते हैं। ओहो हो, लंबाई का वह सबसे छोटा मान है जिससे आप इस पैमाने का उपयोग कर माप सकते हैं। 1 मिलीमीटर को एक मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग, मतलब कि अगर 1 सेंटीमीटर है उसमें कितने मिलीमीटर हैं? तो 10 मिलीमीटर हैं, और एक से 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर मौजूद होते हैं, और अगर कह दिए जाएं कि 0.1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो बिल्कुल 1 मिलीमीटर होते हैं, क्योंकि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर एंड इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, के बराबर हैं। बिल्कुल देख लीजिए, 1 सेंटीमीटर के बीच में ये बहुत बारीकी से छोटे छोटे दे दिए गए हैं, जो कि मिलीमीटर हैं, हर एक दूसरे के बीच में मिलीमीटर के फासले हैं लंबाई के, ठीक है, ठीक है, हम लोग इतनी समझ में। सवाल यहाँ पर ये उत्पन्न होता है कि क्या बड़ी लंबाइयों जैसे कि दो शहरों के बीच रेल की पटरियों की लंबाई अथवा छोटी लंबाइयों जैसे कि किसी पुस्तक के पृष्ठ की मोटाई मापने के लिए मीटर का मात्रक के रूप में उपयोग सुविधाजनक रहेगा? मीटर से ही नापा जाए सुविधाजनक रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम किसी भी पुस्तक की पृष्ठ की मोटाई अगर हमें नापना है कि वो जो बुक है, वो किताब है, वो कितनी मोटाई है उसका, ठीक है, सिर्फ मोटाई कह रहे हैं कि कितना मोटा, तो उसको हम सेंटीमीटर में नापेंगे, मीटर में क्यों नापेंगे ब्रो? हम लोग छोटी इकाई से अगर मात्रक दे दिए गए हैं हमारे पास हैं, तो हम लोग छोटी मात्रक से नापेंगे, तो ठीक है, हम लोग सेंटीमीटर में नाप लेंगे। और किसी एक शहर से दूसरे शहर के बीच में अगर पटरी बिछाई जा रही है, या फिर हमें ये जानना हो कि एक शहर जो कहीं पे है, वो चबूतरे के पास से आगे जाने वाले एक स्टैचू जो है, प्रतिमा खड़ी हुई है, उसके बीच की दूरी कितनी है, ये दूसरे शहर में प्रतिमा जो बैठी हुई है उसके बीच की दूरी कितनी है भाई? तो उसको क्या मीटर में नापेंगे? नहीं भाई, नहीं नापेंगे, उसको किलोमीटर में नापेंगे, क्योंकि मीटर से भी बड़ी ऐसा मात्रक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी दूरी है, तो कितनी बार हम मीटर से नापते चलेंगे? किलोमीटर में नाप लेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बड़ी लंबाई मापने के लिए हमें बड़े मात्रक किलोमीटर का उपयोग करते हैं, जो 100 मीटर के 1000 मीटर के बराबर होता है,
और छोटी लंबाई मापने के लिए हम छोटे मात्रा का उपयोग करते हैं, जैसे सेंटीमीटर हो गया या फिर मिलीमीटर हो गया, ठीक है। 1 किलोमीटर, आप अब हम लोग जानेंगे कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है भाई। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर होता है, पर कितने कितने हजार, 1000, 2000, 3000, तो भाई 1000 मीटर होते हैं। अगर 1000 मीटर है दूरी तो वो हो गया 1 किलोमीटर, ठीक है जी। और अगर किसी की भी लंबाई अगर माप रहे हैं वो जो कि होगा 1 मीटर, ठीक है, मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और अगर किसी की लंबाई सिर्फ 1 सेंटीमीटर है, जो हम लोग अभी अभी इंची स्केल पे हमने देखे थे, तो वो क्या हो गए, कितने और छोटे छोटे भागों में कितने में डिवाइडेड है, तो 10 मिलीमीटर कहला जाते हैं। 1 सेंटीमीटर के बीच की दूरी को कितने कहते हैं, 10 मिलीमीटर की दूरी कहते हैं। आपने कुछ पैमानों में एक अन्य प्रकार का अंकन भी देखा होगा। अन्य तरह के अंकन जो दर्शाए, अंकन मतलब दर्शाए गए हैं, ठीक है, बता रहे हैं कि ये इतने हैं। इन पैमानों में यह अंकन इंच में है, जहाँ 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है। बिल्कुल 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 सही। पहले के दिनों में लंबाई मापने के लिए इंच, फुट जैसे मात्रों का उपयोग होता था। इनका उपयोग अभी भी कुछ लोग करते हैं। जी हाँ, हम अपनी हाइट को मापने के लिए, इंसानों का हाइट को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं इंच का, या फिर सेंटीमीटर का भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर मीटर में भी कह सकते हैं। फुट में भी नापते हैं तो वो हो जाते हैं कभी कभी जो घर की नापते हैं, ऐसा बता सकें कि आपके क्या, आपका जो घर है कितने गज में बना हुआ है, ये ज़मीन कितने गज की है ज़मीन है। क्या आप जानते हैं, उस उनमें ये पढ़ रहे थे हम अभी भी। तो ठीक है, ये जो लड़की हैं, एक लड़का है यहाँ पर, ये जो हरदीप होगा, शायद ये हरदीप होगा, ठीक है, क्योंकि ये पंजाबी लग रहा था, हरदीप ही होगा। तो एक कह रहा है हरदीप कि मान लीजिए कि हम सभी फिर से मेज की लंबाई मापते हैं, ठीक है जी, टेबल की लंबाई नापते हैं, किंतु इस बार हम मीटर पैमाने का उपयोग करेंगे। क्या हमारे परिणाम अब भी भिन्न भिन्न होंगे? अगर हम मीटर पैमाने की से नापेंगे तो क्या हमारे पैमाने भिन्न भिन्न होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे भाई, कैसे कर रहा, नहीं होंगे, क्योंकि सभी के मीटर स्केल पे उतने ही दूरी पे वैसे वैसे अंकित किए हुए रहते हैं अंक। तो नहीं, तो ये लड़की बोलती है दीपा, नहीं, लेकिन हमें सबसे पहले लंबाई मापन के लिए पैमाने को उपयोग करने की सही विधि सीखना चाहिए। ओके, लंबाई 5.3 में आइए, और कहा जा रहा है यहाँ पे लंबाई मापने की सही विधि क्या है भाई, आइए पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए हमें एक उपयुक्त उपयुक्त मीन्स बिल्कुल सटीक, जो वहाँ पे होने ही चाहिए, ठीक है, उपयुक्त पैमाने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको अपनी पेंसिल की लंबाई मापनी है तो आप 15 सेंटीमीटर पैमाने का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो पेंसिल भी छोटी है, आपका जो 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 स्केल है आपका जो मापने वाला है, ठीक है, उस कंपास कहते हैं जिसे, ठीक है, वो भी छोटी है, तो नाप भी जा सकते हैं बहुत आसानी से। इसी प्रकार किसी कक्ष की ऊंचाई मापने के लिए मीटर, मतलब जो आप कक्षा में, जिस कक्षा में आप पढ़ रहे हो, या फिर किसी जगह पे आप जो जिस जगह में हो, अगर आप किसी भी रूम में हो, तो उस कक्ष की कक्ष मतलब हो गया घर, जो रूम हो गया, ठीक है, वही, ठीक, उसे मापने के लिए हम लोग मीटर में नापते हैं, क्योंकि कितने बार इंची टेप से हम नाप जो क्या कहते हैं कंपास से नापेंगे कि ये 15 सेंटीमीटर होगा, 15 सेंटीमीटर, वैसे थोड़ी नापेंगे भाई। पैमाना या मापन फीते की आवश्यकता पड़ सकती है। जी हाँ, किसी वृक्ष के तने की मोटाई अथवा अपनी छाती के आकार के माप के लिए आप सीधी तौर पर मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि मीटर बड़ा होता है भाई, और आपकी छाती तो थोड़े छोटे हैं, मतलब कि छाती उतने मीटर में नहीं आते हैं। ऐसे मापों के लिए दर्जी के फीते जैसा लचीला मापन फीता अधिक उपयुक्त होता है। बिल्कुल सही बात, सही बात। लंबाई का मापन करते समय हमें कुछ अच्छा, मतलब कि इसका ये मतलब था कि अगर आपको छाती मापना है, अगर पेड़ की चौड़ाई ना, मतलब कि वो कितना मोटा है, वो आकार वो कितने में फैला हुआ,
तो ये हम नापने के लिए अपने स्केल का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो कि बहुत हार्ड है, वो जो कि ऐसे लचीला नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो कैसे नापेंगे, वो नहीं नाप पाएंगे ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि वो जो दर्जी इस्तेमाल करते हैं फीते, उससे नापा जा सकता है, क्योंकि वो लचीला होता है बहुत ही यार, वो तो प्लास्टिक के होते हैं वैसे, और थोड़े से रबर भी, वैसे जैसे कुछ जो भी कुछ हो प्लास्टिक के ही होते हैं, वैसे रबर नहीं होते। अच्छा, मापन फीता अधिक उपयुक्त होता है, बिल्कुल सही। लंबाई का मापन करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है, ठीक है। पैमाने को रखने की सही विधि क्या है? ठीक है, पैमाने की रखने की सही विधि है कि 0 से स्टार्ट करो। पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदेश कि वो कितनी लंबाई है, ठीक है, अनुदेश मीन्स साथ साथ रखिए, जैसे कि चित्र 5.4 में दिखाया गया है, ठीक है। चित्र 5.4 देख रहे हैं, और जिसे दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है पैमाना रखने की विधि, ठीक है। यहाँ 0 से स्टार्ट किया गया है और यहाँ पर नापा गया, 0 से स्टार्ट किया गया है और मापा गया, पर जो जो दूसरा है वो उसमें तिरछा नापा जा रहा है, थोड़ा सा कहा जाए तो तिरछा ना नापे। पैमाने को पढ़ते समय आँख की सही स्थिति क्या है? क्या कहा जा रहा है? पैमाने को पढ़ते समय आँख की सही स्थिति क्या है? पहला वाली सही है भाई। उदाहरण के लिए यदि आप एक पेंसिल को पैमाने के साथ संरेखित कर उसका माप लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपकी आँख की स्थिति पेंसिल की नोक चित्र 5.5 के ठीक ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, मतलब खा की तरफ होनी चाहिए, का की तरफ नहीं, गा की तरफ नहीं, बिल्कुल पॉइंटेड होनी चाहिए, तो उसी पे होनी चाहिए, ठीक है। आँख की सही स्थिति ख है, बिल्कुल सही, क्योंकि एकदम वहीं पे पॉइंट की स्थिति को बता रहा है कि इधर इस तरफ से देख रहे हैं, ऐसा नहीं बता रहे कि दूर से देख कर बता रहे हैं, ठीक है। चित्र 5.5 आँख की सही स्थिति ख है। यदि पैमाने के सिरे टूटे हों तो लंबाई का मापन कैसे करें? ओहो, थोड़ा सा मतलब कि फिर अगर यही इसी का सिरा टूटा हुआ हो इस कंपास का, ठीक है, ये इंची स्केल जो आपके पास है ये मापने के लिए, अगर टूटा हुआ है तो कैसे नापेंगे कि ये अगर पेंसिल कितना है? अगर ये छोटा पेंसिल होता है तो कैसे नाप लेंगे? 3 और 10 के बीच में आ जाता है तो ठीक है, उसमें से नाप लेंगे, 0 से ना नाप करके। और 3 और 10 से आ गए हैं तो ऐसा नहीं कहेंगे कि ये 10 हो गए, बिल्कुल नहीं, 10 में से 3 माइनस करके 7 सेंटीमीटर के हो गए, ऐसा कह सकते हैं। यदि किसी पैमाने के सिरे टूटे हैं या शून्यांक स्पष्ट नहीं है, तब भी इसका उपयोग मापन के लिए किया जा सकता है। ऐसे पैमाने के लिए किसी अन्य पूर्णांक जैसे 1.0 सेंटीमीटर चित्र 5.6 का उपयोग कर सकते हैं। चित्र 5.6 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओहो हो, यहाँ पे पॉइंट में जा रहा है चीज़ें, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चित्र 5.6 में एक सिरे का पाठ्यांक 1.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 10.4 सेंटीमीटर। अतः वस्तु की लंबाई 10.4 सेंटीमीटर माइनस 1.0 सेंटीमीटर से अगर करते हैं तो कितने बच जाते हैं? 9.4 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये किसी भी चीज़ को मापे जा रहे हैं कि वो कितने लंबाई है उनके, तो 1 सेंटीमीटर से क्यों नापे जा रहे हैं? क्योंकि थोड़े से जीरो के तरफ जो थे वो हमें स्पष्ट नहीं है या फिर टूट गए हैं इसके, तो कैसे नाप रहे हैं? 1 और 10, फिर नापे गए हैं कि ये 10.4 आ रहे हैं, 1 से नाप रहे हैं तो ठीक है, तो टोटल कितनी लंबाई है? तो 10.4 माइनस 1 सेंटीमीटर कर देते हैं तो हो गया 9.4 सेंटीमीटर है उसकी कुल लंबाई, ठीक है। टूटे किनारे वाले पैमाने को रखने की सही बिल्कुल सही बताए। यहाँ पे है कि क्या आप जानते हैं, इस सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं कि क्या आप जानते हैं दृष्टि बाधित विद्यार्थी लंबाई का मापन कैसे करते हैं? दृष्टि बाधित विद्यार्थी, अच्छा जी, जिनकी दृष्टि थोड़ी अच्छी नहीं है, मतलब कि वो जिन्हें दिखाई नहीं देता है, तो वो विद्यार्थी, मतलब वो जो देख नहीं सकते, ठीक है, वो विद्यार्थी जो देख ही नहीं सकते, दृष्टि बाधित विद्यार्थी, वो कैसे नापते हैं? वे उभरे अंकन बिंदु वाले पैमाने का उपयोग करते हैं जिन्हें स्पर्श से महसूस किया जा सकता है। ओहो हो, जी हाँ, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये जो स्केल है, यहाँ पे जो कंपास कर सकते हैं, ये क्या है कि थोड़े से ना ऊपर उभरे हुए हैं,
तो इससे पता चल जाएगा कि ये कितने कितने। अब महसूस करके अपने उंगलियों से महसूस करते हुए कि अच्छा ठीक है, 1 से गिनते हुए आ जाएंगे तो ठीक है, इतने मीटर के सेंटीमीटर का है ऐसा। क्रिया कला 5.1, आइए मापन करें। ठीक है, आते हैं और मापन करते हैं। लंबाई मापने के लिए अपने आसपास की कुछ वस्तुएं लीजिए। ठीक है जी, ले ली। जैसे कंघा, ओहो हो, पेंसिल और पेन भी ले लेते हैं, और एक रबर मतलब एक इरेजर ले लें। ठीक है, मीटर पैमाने से उनकी लंबाई का एक एक करके मापन कीजिए और उसे तालिका 5.2 में लिखिए। ठीक है, लिख देंगे। ठीक है, ऐसा इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं। लंबाई लिखते समय मात्रक लिखना ना भूलें कि वो कितने में है, मतलब कि वो मीटर में कितना मीटर का है। 4 तो समझ में आ रहा, तो क्या 4 अगर किसी पेंसिल बहुत छोटी मतलब छोटी पेंसिल है तो वो 4 तो समझ में आ रहा, तो क्या वो 4 सेंटीमीटर है, या फिर वो 4 मिलीमीटर की थी, या फिर 4 किलोमीटर की थी, या फिर 4 मीटर की थी? वो पेंसिल कितनी बड़ी थी हम तो नहीं जानते ना। यही तो ठीक है। अतः आपके परिणाम के दो भाग होंगे, एक भाग अंक व एवं दूसरा भाग मापन का मात्रक। बिल्कुल सही। आपकी कक्षा में आपके कुछ मित्रों ने भी उन्हीं वस्तुओं की लंबाई मापी होगी, बिल्कुल, जिनका मापन आपने किया है। ठीक है, आपके द्वारा मापी गई किसी वस्तु की लंबाई की तुलना अपने मित्रों द्वारा मापी गई उसी वस्तु की लंबाई से करें। क्या मापी गई लंबाई समान है या थोड़ी भिन्न है? क्या मापी गई लंबाई समान है या थोड़ी भिन्न है? भाई अगर हम नाप रहे हैं और एक मेरा दोस्त नाप रहा है और वस्तु सेम है, मतलब कि वस्तु बिल्कुल समान वस्तु है, जो हमने नापे हैं और उसने नापे हैं, सेम सेम वस्तु है, समान वस्तु है, तो भाई उसकी लंबाई बिल्कुल भिन्न नहीं होंगे, उनकी लंबाई समान होंगे। यदि समान नहीं है तो भिन्न भिन्न होने के संभावित कारणों पर चर्चा करें। अगर अगर आप जो नाप रहे हैं किसी चीज़ को, अलग चीज़ को, और आपके मित्र जो नाप रहे हैं अलग चीज़ को, अगर ये भिन्न हो गए तो ठीक है, उन ऐसा चर्चित करें। यहाँ पे एक फ्रेंड है, वो ऐसा सोच रहा कि लंबाई मापने वाले कुछ उपकरण लचीले पदार्थ से क्यों बने होते हैं। ये सोच रहा, बिल्कुल हमें पता है, क्योंकि हमें मापन में सहूलियत मिल जाए। बिल्कुल, हम अपने छाती नापने के लिए स्केल थोड़ी लेंगे भाई, क्योंकि वो सहूलियत में नहीं आ रहा, मतलब कि नहीं हो रही। हम अपने पेड़ की चौड़ाई नापने के लिए थोड़ी ये न करेंगे कि हम स्केल से नापेंगे भाई। लंबाई शायद नाप लो, जो कि वो भी संभव नहीं है। क्या आप जानते हैं, ओहो, पूछे जा रहे हैं हमसे, क्या आप जानते हैं मात्रकों के प्रतीक हिंदी में भी वही रहते हैं जो हम अंग्रेजी में लिखते हैं। ओ हो, हिंदी अंग्रेजी के मात्रक सेम ही रहते हैं। अतः किलोमीटर का संकेत km, मीटर का संकेत m, ये सारे स्मॉल में ही आते हैं, कोई भी कैपिटल नहीं आते। ठीक है, सेंटीमीटर का cm, क्या पर न्यूटन के स्मॉल लेना आता है? नहीं, उसका कैपिटल आता है। हाँ बिल्कुल, कैपिटल लेना आता है। एवं मिलीमीटर का संकेत mm लिखा जाएगा। ठीक है, ध्यान दें कि इन संकेतों का पहला अक्षर भी अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर ही है। हाँ जी, किलोमीटर में स्मॉल के है, और किलोग्राम में भी स्मॉल के ही हैं, पर लेकिन न्यूटन में जो नापे जाते हैं वो हो जाते हैं कैपिटल एन, स्मॉल एन नहीं आते हैं। और वो फिजिक्स में आते हैं। ठीक है, वो मैथमेटिक्स में नहीं। बिल्कुल सही, ये भी बात है। इसीलिए दें कि संकेत का पहला अक्षर भी अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर ही है, जब तक कि ये वाक्य के आरंभ में ना आ रहे हों। ठीक है, क्या कह रहे हैं? जब तक कि ये वाक्य के आरंभ में ना आ रहे हों। मात्रकों और उनके संकेतों के बहुवचन नहीं होते। अच्छा, मतलब किलोमीटर्स नहीं कह सकते, मिलीमीटर्स नहीं कह सकते हैं, सेंटीमीटर्स नहीं कह सकते, बस सेंटीमीटर, बस मीटर। ऐसा नहीं है कि भाई 425 सेंटीमीटर है, तो क्या बहुत ज़्यादा है ना भाई, 425, एक से ज़्यादा हो गया तो सेंटीमीटर्स बोलेंगे? नहीं भाई, नहीं बोलेंगे, उसके बहुवचन नहीं होते। इसलिए इनके अंत में एस नहीं लगता। मात्रक के संकेत के अंत में बिंदु का चिन्ह भी नहीं लगाया जाता कि ऐसा डॉट लगा दें। ठीक है, बिंदु नहीं डाला जाता कि ऐसा किलोमीटर पढ़ेंगे, किलोमीटर डॉट, एम डॉट, cm डॉट, mm डॉट, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे भाई।
नहीं लगाया जाता। लंबाई का मान लिखते समय संख्या और मात्रा के बीच में स्थान छोड़ना होता है। क्या कहा जा रहा है? लंबाई का मान लिखते समय संख्या और मात्रा के बीच में स्थान छोड़ना होता है। अच्छा, मतलब किसी भी वस्तु की अगर हम लंबाई, अगर आप अपने गेट की लंबाई नाप रहे हैं कि कितने गेट की लंबाई कितनी है, तो अगर वो 6 फीट की गेट है तो 6 लिख दिए, उसके बीच में थोड़ा सा जगह दिए और फिर लिखते हैं 6 फीट। ठीक है। किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। वक्र रेखा मतलब जो गोल वृत्त आकार के होंगे, ठीक है, उनके किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। क्यों भाई, वो कितना लंबा का होगा अगर एक पूरा खोल दिया जाए तो। अनीस और उसके माता पिता ने घर में उत्सव के अवसर पर सजावट के लिए विद्युत बल्बों की लड़ी लगाई जैसा कि चित्र 5.7 में दिखाया गया। किधर है 5.7? इधर है 5.7। आइए देखते हैं। चित्र 5.7 विद्युत लहरी से सजा घर। बहुत प्यारा घर है, बिल्कुल जिनके ऊपर ऊपर में भी लहरी से सजे हुए हैं घर। ठीक है, जो कि ठीक है, अच्छे दिख रहे हैं। ऊपर से नीचे हेमिस्फेयर की तरफ भी हैं और ऐसा स्ट्रेट लाइन की तरफ भी है। ठीक है। यहाँ पे किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। अच्छा जी, जो टेढ़े मेढ़े, जो सिर्फ अगर ये रॉड हैं जो टेढ़े मेढ़े हैं, लोहे के रॉड हो गए, और कि कोई पाइप है जो मुड़ चुके हैं ज़्यादा गर्म हो जाने के कारण, तो उसकी लंबाई नापते हैं कि वो कितनी लंबाई की थी, तो या फिर है किसी वक्र रेखा की लंबाई नापने के लिए। ठीक है, ये फीते से नापे जा रहे हैं, क्योंकि स्केल से नापा नहीं जा सकता, क्योंकि स्केल सख्त होते हैं, कड़े होते हैं, और यहाँ पे तो आपको मुड़ाव भी है, तो मुड़ाव को नापने के लिए आप सही रहेगा कि आप फीते का इस्तेमाल करें। ठीक है। 5.7 में दिखाया गया है। उन्होंने लहरी की आवश्यक लंबाई का मापन कैसे किया होगा, कि कितनी लंबाई का ऐसा लहरी का हमें ज़रूरत है। वक्र रेखा की स्थिति में लचीले मापन फीते या धागे का उपयोग कर मापन किया जा सकता है। बिल्कुल जैसा कि चित्र 5.8 में प्रदर्शित किया गया है, जो कि हमने अभी अभी देख भी लिए हैं, प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद धागे को सीधा किया जा सकता है और मीटर पैमाने का उपयोग कर उसकी लंबाई को मापा जा सकता है। बिल्कुल, किसी वक्र रेखा की लंबाई मापो। वक्र मीन्स टेढ़ा मेढ़ा। अच्छा, हमने पहले बोल दिए थे वक्र मीन्स वृत्त। वक्र मीन्स वृत्त नहीं होता, वक्र मीन्स टेढ़ा मेढ़ा होता है भाई। चलो ठीक है, कोई बात। स्थिति का निर्धारण, कि वो किस प्रकार का स्थिति में है, उसका भी हम बताते हैं कैसा है। एक दिन शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को सूचित किया कि उन्होंने 2 दिन पश्चात पास के एक उद्यान में शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। मतलब कि हम लोग वहाँ घूमने जाएंगे और ये देखेंगे शिक्षा की ओर तरफ से कि हम लोग वहाँ से क्या क्या सीख सकते हैं। एक शिक्षक शैक्षिक भ्रमण करें सीखने की तरफ से, और ये आंकलन करेंगे कि ये इस तरह से हैं। ठीक है। शिक्षिका विद्यार्थियों से प्रातः काल मतलब सुबह, ठीक है, प्रातः काल सीधे वहाँ पहुँचने के लिए कहती हैं। ठीक है, कि पहुँच जाना आप लोग बेटा जी। दीपा और उसके मित्र चर्चा करने लगते हैं कि उद्यान उनके विद्यालय की तुलना में आसपास होगा या दूर होगा। ठीक है। तस्नीम और पद्मा कहती हैं कि उद्यान पास में होगा। दीपा और अनीश को लगता है कि विद्यालय पास में होगा। हरदीप सोचता है कि दोनों लगभग बराबर दूरी पर हैं। ठीक है। चित्र 5.9 यहाँ बाईं तरफ देखते हैं तो ठीक है, पहले देखते हैं चित्र 5.9। दीपा एवं उसके मित्रों के घर, बस स्टैंड, विद्यालय और उद्यान की स्थिति। ठीक है। बस स्टैंड सबसे बाईं तरफ अगर हम देख रहे हो तो बस स्टैंड है, फिर विद्यालय बीच में आती है, फिर दीपा का घर आता है दाहिनी तरफ, और भी दाहिनी तरफ आता है तो अनीश का घर आया, हरदीप का घर आया, तस्नीम का घर आया, पद्मा का घर आया, फिर आता उद्यान। भाई देख रहा कितना दूरी में है, बस स्टैंड से दूरी बहुत ही दूरी। क्या कि आप क्या सोचते हैं कि कौन सही है? भाई सही तो सबको है यहाँ पे, क्योंकि हर कोई अपने जगह से बता रहा। सभी सही हैं चित्र 5.9 में। तब उनका परीक्षण भिन्न भिन्न क्यों है? मतलब कि वो कैसे बता रहे हैं कि हम मेरा घर है, उद्यान का घर है, उद्यान जहाँ पर है स्थित
वहाँ थोड़ी सी दूरी है, ज़्यादा दूरी है, या फिर कम ही थोड़ी सी दूरी है विद्यालय से, ऐसा कुछ बताया क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वे विद्यालय और उद्यान की दूरी का अनुमान अपने अपने घरों से कर रहे हैं, बिल्कुल इसीलिए ऐसे हो रहे हैं। इसके विपरीत मतलब इसके उल्टे यदि उन्होंने एक ही वस्तु या स्थान जैसे कि बस स्टैंड से दूरी के बारे में सोचा होता तो उनका परीक्षण समान होता कि उतनी ही दूरी होती, हर कोई बता पाता, हर कोई लड़के बता पाते हैं कि उतनी ही दूरी होंगी, पर अभी नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि वो जो पहली एक निर्धारित बिंदु ले रहे हैं जो कि वो अपने घर की ओर ले रहे हैं, घर से उद्यान की दूरी को बताया जा रहा है, और हर किसी के घर के और उद्यान के बीच की दूरी अलग अलग है, तो ठीक है ऐसे हो रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। कुछ दिन पश्चात मीन्स बाद, कुछ दिन बाद हरदीप उत्साहपूर्वक अपनी पूरी खुशी के साथ ऐसे अपने मित्रों से कहता है, आओ हम सभी खेल के मैदान में चलते हैं। खेल शिक्षिका चाहती हैं कि हम खेल दिवस के लिए चुना पाउडर से रेखाएं खींचकर कबड्डी कोर्ट बनाने में उनकी सहायता करें। ठीक है कि हम लोग कबड्डी खेलेंगे। पद्मा कहती है, हमें अधिक लंबाई के मापन फीते की आवश्यकता होगी, वैसे वैसे मात्रक जो कि उनकी लंबाई थोड़े ज़्यादा हों, तो उनके मापन फीते लंबे होने चाहिए। ठीक है, उसकी ज़रूरत है क्योंकि हमें कोट बनाना है। इसे खेल के कक्ष से लेते हैं। ठीक है, ये चित्र 5.10 में देख रहे हैं, मापन टेप। जी हाँ, ये मापन टेप आपके घरों को नापने के लिए कि आपके घर कितने लंबे हैं, कितने में हैं। ठीक है, वैसे में भी होते हैं, और जो घर को नापते हैं, जो घर बनाने आते हैं, वो भी इसी फीते का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। दीपा कहती है, आओ सबसे पहले मैदान में हम एक ऐसा बिंदु निश्चित कर लें जहाँ से हम रेखाएं खींचने के लिए दूरी मापेंगे। ठीक है, इस बिंदु को हम अपना संदर्भ बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? जिस बिंदु को हम लोग पहले एक बिंदु को निश्चित कर दें कि हम इसी बिंदु से फिर अगले अगले सारे आगे आने वाली सभी रेखाएं खींचेंगे, तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? उस बिंदु को हम लोग कहेंगे संदर्भ बिंदु। ठीक है, ये हो गया संदर्भ बिंदु। अगर बाईं तरफ के ऊपर में देखते हैं तो संदर्भ बिंदु एक कोने को बता दिया गया कि ठीक है यहाँ से हम लोग नापेंगे, और बाकी सारे उनके जो मित्रगण हैं वो सारे बना रहे हैं वो एक कबड्डी के कोर्ट। ठीक है, चित्र 5.11 में दिखाए जा रहे हैं कबड्डी का कोर्ट बनाने के लिए रेखाएं खींचना। ठीक है, यहाँ पे रेखाएं खींची जा रही हैं, कबड्डी को खेलने के लिए कोर्ट बनाए जा रहे हैं। ठीक है, दिल्ली 70 किलोमीटर, यहाँ पे एक चित्र देख रहे हैं, चित्र 5.12 किलोमीटर सूचक पत्थर जिस पे लिखे गए हैं दिल्ली 70 किलोमीटर, मतलब यहाँ से दिल्ली 70 किलोमीटर दूर है। ठीक है, कुछ दिन पश्चात पद्मा बस से अपने नानी नाना जी से मिलने के लिए दिल्ली जा रही थी। ठीक है जी, जा रही थी। वह दिल्ली पहुंचने के लिए उत्सुक थी और सड़क के किनारे लगे किलोमीटर सूचक पत्थरों को पढ़ रही थी। वो जो थी वो पढ़ रही थी, जो कि ना सूचक पत्थरों को, इस पे कुछ लिखे होते हैं कि ऐसे दिल्ली लिखे हुए हैं 70 किलोमीटर। 1 किलोमीटर सूचक पत्थर पर क्या लिखे? 1 किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 70 किलोमीटर लिखा था। अच्छा, एक पत्थर था जो ना किलोमीटर सूचक था, वो मीटर सूचक नहीं था, वो सेंटीमीटर सूचक नहीं था, एक था जो उसने देखी थी जो कि किलोमीटर सूचक था। ठीक है, जिस पे लिखा हुआ था दिल्ली 70 किलोमीटर। चित्र 5.12 में आप देख लीजिए, बिल्कुल देख लिए हैं हमने। इसके पश्चात मतलब इसके बाद अगले किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा था। ओहो, कम गया क्योंकि वो आगे वो डिस्टेंस 10 किलोमीटर उसने दूरी तय कर ली। ठीक है, लिखा था। प्रत्येक क्रमागत किलोमीटर सूचक पत्थर यह इंगित कर रहा था कि वह अपने नाना नानी जी के घर के निकट पहुंच रही थी। बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि वो दिल्ली पहुंच रही थी और दिल्ली में ही उनके नाना नानी रहते थे। ठीक है, एक यहाँ पर एक पूछा जा रहा है कि ऐसा ये किलोमीटर सूचक पत्थर क्या दर्शाते हैं? तो हमें इसका उत्तर है, हमें ये देना है कि किलोमीटर सूचक ये दूरी दर्शाते हैं जगह की। दिल्ली वो 70 किलोमीटर दूर है, तो ठीक है।
दूरी दर्शाती है, कितनी दूर है अभी वहाँ से। पद्मा यह निष्कर्ष कैसे निकाल पाती है कि वह अपने गंतव्य स्थान के निकट पहुँच रही है? वो इस प्रकार बताती है कि आगे बढ़ने पर ये पता चल रहा है कि वो वहाँ से दिल्ली 70 किलोमीटर दूर है, वहाँ से दिल्ली आगे बढ़ने पे 60 किलोमीटर दूर है, 50 फिर 10, बस अब 10 किलोमीटर दूरी पे है। तो ये पता चल रहा है उनके एक सूचक पत्थर से, किलोमीटर सूचक पत्थर से पता चल रहा है। एक किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली से उसकी दूरी को इंगित कर रहे हैं, ठीक है। अतः इस परिस्थिति में दिल्ली संदर्भ बिंदु है। ओहो हो, ठीक है। दिल्ली हो गया 0 किलोमीटर, जो कि वो क्या हो गई, संदर्भ बिंदु हो गए। दिल्ली का इंडिया गेट दिखाए गए हैं यहाँ पे। दिल्ली को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया गेट दिखा दो, पता चल जाएगा कि तुम दिल्ली में। चित्र 5.13 दिल्ली को संदर्भ बिंदु मानकर विभिन्न किलोमीटर सूचक पत्थरों की स्थिति है, ठीक। यदि किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली 70 किलोमीटर दर्शाता है, जैसा कि चित्र 5.13 में दिखाया गया है, तो हम कह सकते हैं कि पद्मा की स्थिति दिल्ली से 70 किलोमीटर दूरी पर है। जब किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा होता है, तो पद्मा की स्थिति दिल्ली से 60 किलोमीटर दूरी पर है, क्योंकि जो दिल्ली हो गया वो हो गया संदर्भ बिंदु, वो 0 किलोमीटर, मतलब वो वहीं से स्टार्टिंग बताया जा रहा, और आगे वाली जो वो देख रही है पत्थर, वो हो गए दूरी को दिखाती हैं कि उतनी दूर है। क्या इसका तात्पर्य है कि संदर्भ बिंदु के सापेक्ष, ठीक है, उसी के अपेक्षा में पद्मा की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है? बिल्कुल हाँ, कम हो रही है, वैसे परिवर्तित हो रही है, जी हाँ, परिवर्तित हो रही है। किसी वस्तु की स्थिति एक संदर्भ बिंदु के सापेक्ष, मतलब उसके पक्ष में, सामने पक्ष में कब परिवर्तित होती है? जब उसके पास नज़दीक आते हैं या फिर दूर होते हैं, ठीक। क्या यह तब परिवर्तित होती है जब वस्तु गतिशील होती है? हाँ, बहुत सही। गतिशील वस्तुएं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग गतिशील वस्तुएं। क्रियाकलाप 5.2 आइए खोज करें। अपने आसपास की वस्तुएं देखिए और 5 गतिशील वस्तुओं तथा 5 ऐसी वस्तुओं की सूची बनाएं जो स्थिर विराम अवस्था में है। अगर हम लोग अपने याद करते हैं, तो अगर आप जा रहे हो ट्रेन से, मतलब लोपत गामनी से, तो ये देखे जाते हैं कि जो रुके हुए हैं लोग जो रुके हुए हैं, लोगों के मकान जो रुके हुए हैं, जो ताड़ के पेड़ होते हैं वो जो रुके हुए, वो पीछे की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग आगे जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग गति में हैं इस अवस्था में, ठीक है। अपने परीक्षण को तालिका 5.3 में लिखें, ठीक है भाई, लिख देंगे यार, ऐसा क्या बात है। अपना विचार कीजिए कि आपने यह कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गतिशील है अथवा स्थिर है, मतलब वो रुकी हुई है। तालिका 5.3 में अपने निर्णय का औचित्य लिखिए, ठीक है। लिख दीजिए कि आपने ये पाए, ठीक है। तालिका 5.3 अपने आसपास की वस्तुओं का परीक्षण। गतिशील वस्तुएं, गाय खेत में चर रही है। औचित्य, स्थिर वस्तुएं, औचित्य, ये पता नहीं किस प्रकार के क्या हटाओ इन्हें यार। अपने औचित्यों की तुलना एवं, औचित्य मतलब क्या होता है भाई, ये गूगल कर लीजिएगा आप, ठीक है। अपने औचित्यों की तुलना एवं विश्लेषण कीजिए, ठीक है। कोई कैसे निर्णय ले सकता है कि कोई वस्तु गतिशील है या फिर स्थिर है? अच्छा जी, तो इसका आंसर है कि कोई वस्तु गति में तब कहीं जा सकती है जब किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है। यदि किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, तो वह वस्तु क्या होती है? वो वस्तु स्थिर होती है। दीपा ने बस में अपने चारों ओर देखा, फिर ध्यान दिया कि सभी यात्री बैठे हुए हैं। दीपा ने बस में और वीडियो बना रहा था
और भी जाने, यहाँ पे ये लिखे हुए हैं और भी जाने में। दीपा ने बस में अपने चारों ओर देखा, फिर ध्यान दिया कि सभी यात्री बैठे हुए हैं। उसने 1 मिनट बाद फिर अपने चारों ओर देखा और पाया कि वे अब भी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। वह आश्चर्यचकित हुई। क्या ये गतिशील है? उसने निष्कर्ष निकाला कि यात्रियों की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है, अतः निश्चित ही ये स्थिर है। तथापि ये क्या है यार? तथापि जब उसने बाहर देखा तो उसने पाया कि वे गतिशील हैं, क्योंकि बाहर की वस्तुओं के सापेक्ष उनकी स्थिति बदल रही है। ठीक। संदर्भ बिंदु यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि एक वस्तु स्थिर है या गति में है। यदि दीपा स्वयं या बस को संदर्भ बिंदु मानती है तो यात्री स्थिर है। ठीक है। दीपा किसको मानती है संदर्भ बिंदु? बस को संदर्भ बिंदु मानती है तो यात्री स्थिर है। ठीक है जी, क्योंकि वो भी खुद यात्री के हिस्से में ही है, वो भी खुद यात्री ही है। ठीक। तथापि यदि वह बस से बाहर की किसी वस्तु जैसे एक भवन को संदर्भ बिंदु मानते हैं तो यात्री और वह बस गति में है। ठीक है जी। विचार करें। ठीक है। मान लीजिए कि आप ऐसे पानी के जहाज में यात्रा कर रहे हैं जो शांत समुद्र पर नियत चाल से सरल रेखा में चल रहा है। मतलब बहुत ही शांत चल रही है और नियमित चाल से चल रही है। चाल में कोई बदलाव नहीं है, चाल में कोई कमी नहीं है, चाल में कोई तेजी नहीं है। ठीक है। तो एक नियत चाल से सरल रेखा में चल रही है, एक सीधे चल रही है। ये भी मान लीजिए कि जहाज में कोई खिड़की नहीं है। ओहो, कोई खिड़की ही नहीं है। क्या कोई ऐसी विधि है जिससे आप यह सुनिश्चित कर सकें कि जहाज गति में है या विराम अवस्था में है? पूछा जा रहा, आप एक ना जहाज की यात्रा कर रहे हैं और आप पानी के जहाज में हैं। ठीक है। यह सुनिश्चित कर सकें कि जहाज गति में है या विराम अवस्था में है, आप पता कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम भी उसी जो संदर्भ बिंदु है और संदर्भ बिंदु जो क्या कह सकते हैं, जो समुद्री जहाज है और जो आप हैं, वो दोनों एक ही अवस्था में, संदर्भ बिंदु आगे बढ़ नहीं रही है मतलब। ठीक है। तो सेम ही है। गति के प्रकार, और ऐसा नहीं है कि हिलडुल ज़्यादा हो रही है उसमें तो आप पता कर सके, वो एक नियमित चाल से चल रही है और हवाएं भी नहीं है उतनी कोई ज़्यादा। गति के प्रकार। ठीक है। क्रियाकलाप 5.3, आइए खोज करें। एक रबर लीजिए और निश्चित ऊंचाई से उसे छोड़िए। ठीक है। एक निश्चित ऊंचाई से हमने एक रबर को छोड़ दिया, उसकी गति का अवलोकन कीजिए। मतलब उसकी गति को ऐसा देखें कि उनकी गति कैसे है। क्या रबर एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है? सरल रेखा के अनुदिश गति करती है, अनुदिश गति करती है एक रबर, एक सरल रेखा? क्या पूछे? डिपेंड करता है भाई। अगर ऊपर से गिराया जा रहा है नीचे की तरफ तो हाँ सरल रेखा में करती है, और अगर हम लोग अगर ज़मीन पर फेंक दें नीचे की तरफ क्षैतिज रेखा में कैसे फेंक दें तो वो इस तरफ से उस तरफ भागने लगे, क्योंकि उसके आकार रबर के अलग अलग होंगे, उसके कारण ऐसा हो सकते हैं। जब एक संतरा पेड़ से गिरता है तो क्या वह सरल रेखा में गति करता है? हाँ जी करता है। क्या आपने गणतंत्र दिवस परेड देखी है? हाँ जी देखी है। परेड के समय विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट का स्मरण कीजिए। ठीक है। जो पहले गई हुई हैं जो परेड, उसका याद कीजिए, स्मरण कीजिए, याद कीजिए।
क्या वे एक सरल रेखा में चलते हैं? तो हाँ, चलते हैं। जब एक भारी बॉक्स ठकी धकेला जाता है तो वह भी सीधी रेखा के अनुदिश चित्र 5.4 गति कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है सरल रेखा में। ये एक बच्चा कर रहा है यहाँ पे चित्र 5.4 में गति कर सकता है। ठीक है, जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखा जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। मतलब कि उसी एक सरल रेखा में जा रही है, उसकी गति कर रही है। अपने चारों ओर के परिवेश सब्जियां दे देना हो काम जाना है। अपने चारों ओर के जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। So I'm back over here. Okay. तो ठीक है, हमने यहाँ इतने पढ़ रखे थे। ठीक है, अवलोकन कीजिए। ठीक है। जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। ओहो हो, सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? क्योंकि किसी भी वस्तु को अगर उसी दिशा में हम लोग जो बल दे धक्का दे रहे हैं तो उसी एक ही सरल रेखा में जा रही है तो उसको हम लोग कहेंगे सरल रेखीय गति। ठीक है, सरल रेखा की निर्दिश गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। अपने चारों ओर के परिवेश से इसी प्रकार की गति की पहचान कीजिए। बिल्कुल, यहाँ पर रबर ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है, संतरे ऊपर से नीचे गिराए जा रहे हैं। ये विद्यार्थी परेड कर रहे हैं रिपब्लिक डे पे या फिर इंडिपेंडेंस डे पे। ठीक है, मतलब कि रिपब्लिक डे मतलब हो गया कि स्वतंत्रता दिवस पे परेड हो रहे हैं या फिर रिपब्लिक डे मतलब कि हो गए हैं कि गणतंत्र दिवस के परेड पर, और इंडिपेंडेंस डे हो गए हैं जो कि स्वतंत्र दिवस के परेड पे भी किए जाते हैं। ठीक, और ये बच्चे हैं जो कि अभी धक्का दे रहे हैं एक भारी से बॉक्स को। सरल रेखीय गति हो गई है सर। ठीक है, परंतु क्या वस्तुएं हमेशा सरल रेखा के अनुदिश ही गति करती है? सारी वस्तुएं तो सरल रेखा की अनुदिश गति नहीं करती भाई, नहीं आंसर है। आपने झूलों और घूमने वाली हिंडोलों पर झूलने का आनंद लिया होगा। बिल्कुल, क्या गति के ये प्रकार भी सरल रेखीय गति है? नहीं, बिल्कुल सरल रेखा में नहीं गति होते हैं। ये ऊपर और नीचे जैसे आते हैं तो उनके थोड़े बदलाव हो जाते हैं, ऐसे घूमते हैं। क्रियाकलाप 5.4 आइए जांच करें। ठीक है, आते हैं और जांच करते हैं। एक धागे की एक छोर पर एक रबर या एक आलू बांधिए। ठीक है जी, हमने एक रबर बांध दिए एक या फिर आलू बांधिए। यहाँ पे स्टोन नहीं बांध रहे हैं, एक थोड़ा सा पत्थर नहीं बांधे जा रहे हैं, पर यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। अच्छा, ये रबर ही है। ठीक है, इसके दूसरे छोर को हाथ से पकड़िए। ठीक है, पकड़ लें दूसरे छोर को, मतलब जो हाथों से पकड़े हुए हैं। ठीक है, तैसा इसे चित्र 5.15 की तरह घुमाइए। ठीक है, इसकी गति का अवलोकन कीजिए। इसकी जो गति होगी वो होगी वृत्त में। जब वो कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तब उसकी गति वृत्तीय गति कहलाते हैं। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ वो वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तो वो उसकी गति कहलाती है वृत्तीय गति। ठीक है, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। और यहाँ पे एक घोड़े पे बैठे हुए हैं, उनकी भी गति है वृत्तीय गति है। ठीक है, क्रियाकलाप 5.5 आइए जांच करें। एक धागे के एक छोर पर एक रबर या एक आलू बांधिए। ठीक है जी, बांध दीजिए, बंधा गया। धागे का दूसरा छोर पकड़कर रबर को चित्र 5.16 लटकाइए जैसे। ठीक है, अपने हाथ स्थिर रखिए, मतलब आप अपने हाथ को हिलाइए डुलाइए नहीं, बस एक जगह पर थोड़ा सा स्थिर रखें। ठीक है, उसे रबर को जो बांध के लटकाए हुए हैं वैसे लटकाए हुए रखिए जैसे दिखाए जा रहे हैं यहाँ। दूसरे हाथ का उपयोग करते हुए धीरे से रबर को एक ओर ले जाइए, मतलब एक तरफ पीछे ले जाइए। ठीक है, उसी तनाव में, और फिर छोड़ दीजिए। क्या यह है 5.6 जैसे? ठीक है,
क्या चित्र 5.16, ठीक है। क्या यह एक मध्य स्थिति के इधर उधर गति करता? हाँ बिल्कुल, एक मध्य मीन्स एक बीच में के प्रति वो गति करता है। उसके बाएं जाएगा, कभी दाएं जाएगा, फिर बाएं जाएगा, दाएं जाएगा, उसी बीच में, उसी मध्य स्थिति के बीच में इधर उधर जाएगी, ठीक है। क्या इसकी गति झूले की गति के समान है? बिल्कुल, डोलन गति, इसको कहते हैं डोलन गति। मतलब इसको कहेंगे हम लोग पेंडुलम वाला, ऐसा पेंडुलम मोशन शायद, हम कंफर्म नहीं है, आप गूगल कर लेंगे तो ठीक है। जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर उधर गति करती है तब उसकी गति को क्या कहते हैं? डोलन गति कहलाती है, ठीक है जी, डोलन गति कहलाती है। क्रियाकलाप 5.6, आइए जांच करें, ठीक है जी। लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी धातु की एक पतली पट्टी लीजिए, लगभग, ठीक है। 50 सेंटीमीटर लंबी धातु की एक पतली पट्टी लीजिए, ठीक है जी, ले लिए हमने पट्टी। इसका एक छोर मेज पर दबा दीजिए। यहाँ पे दबाया गया है किसकी ओर से? मोटे मोटे पुस्तकों को रख करके। आप इसे दबाने के लिए कुछ पुस्तकें या एक ईंट का उपयोग चित्र 5.7 कर सकते हैं वैसे, ठीक है। पट्टी मतलब स्ट्रिप, मतलब ठीक है, जो समझ रहा है, ठीक है, पट्टी है कि एक चौड़े जैसे हैं तो ठीक है, वो उसी को कहते हैं पट्टी या फिर स्ट्रिप कह सकते हैं। कि दूसरे छोर को थोड़ा दबाइए और फिर छोड़ दीजिए। तो ये तो इसका ना फ्रीक्वेंसी देखिएगा कि इतनी बार आएगा जाएगा, ठीक है। पट्टी के इस छोर की गति का अवलोकन कीजिए, ठीक है, कि इनका कौन सा गति है। तो ये आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा है, तो ठीक है, ये वेव की तरह भी हो सकता है, ठीक है। पट्टी क्या ये ऊपर नीचे गति करती है? हाँ करती है, यह भी डोलन गति का उदाहरण है। अच्छा जी, हाँ, डोलन गति का ये भी उदाहरण है। एक धातु की पट्टी में डोलन गति, ठीक है, देख लिया हमने। और भी जाने, मतलब चलिए देखते हैं और हमें क्या जान सकते हैं, आइए पढ़ के जानते हैं। यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद, मतलब अगर 1 सेकंड के बाद वहीं पे बार बार आ रही है, 2 बार जा रही है, मतलब कि ऐसे बार बार समय अंतर सही है, समय अंतर निश्चित है, उनके बाद अपनी गति दोहराती है तो उसकी गति आवृत्ति गति कहलाती है, ठीक है। उसकी गति क्या कहलाती है? आवृत्ति गति, जैसे कि वृत्त की गति जैसे, तो इसको कहते हैं, यहाँ पे इसकी गति को क्या कह गए थे? ये वृत्त की तरह जाने वाले की, इसको कहते हैं वृत्तीय गति, और इसको एक अवार्य अवृत्त क्या कहा जा रहा भाई? जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में होती है तो वह बार बार वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है, ठीक है। यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है तो उसकी गति आवृत्ति गति कहलाती है, ठीक है। डोलन गति करती हुई वस्तु भी इधर उधर गति करते हुए अपनी गति को दोहराती है, ठीक है। वृत्तीय गति एवं डोलन गति दोनों ही प्रकृति में आवृत्ति गति है। यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है तो उसकी गति आवृत्ति गति कहलाती है, ठीक है। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में होती है तो वह बार बार वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है। डोलन गति करती हुई वस्तु भी इधर उधर गति करती है, अपनी गति को दोहराती है। वृत्तीय गति एवं डोलन गति दोनों ही प्रकृति में आवृत्ति गति है। अच्छा जी, वृत्तीय गति भी और डोलन गति, क्योंकि बार बार उसी समय निश्चित समय अंतराल के पे आती जाती रहती है, तो वृत्तीय गति और डोलन गति भी प्रकृति में, नेचर में आवृत्ति गति है। क्रियाकलाप 5.7, आइए पहचान करें, ठीक है, पहचाने। चित्र 5.8 में दर्शाए गए बच्चों का पार्क देखिए, अथवा किसी
बच्चों के पार्क का भ्रमण कीजिए। आप जाकर देखें, ठीक है, देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार की गति पर ध्यान दीजिए। अच्छा जी, कि किन किन प्रकार की गतियाँ हैं इनमें। उनका सरल रेखा में चलने वाली गतियों को देखें। वृत्तीय देखें कि वो जो घूम रही है एक गोलाकार में, एवं डोलन गति को देखें कि वो पूरी तरह से घूम नहीं रही हैं पर लेकिन झूल रही हैं वैसे, एक ही मध्य बिंदु के स्थिति के अति में घूल रहे, इधर उधर जा रही हैं। डोलन गति में वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। ये बच्चों को देखते हैं, पहले देखते हैं तालिका 5.4 में सभी गति सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है, कर लेते हैं। आपने किसी क्या गति सभी गति को सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है, कर लेते हैं। आपने किसी गति को किसी विशेष वर्ग में क्यों रखा? क्योंकि वो अलग अलग हैं, उससे सब अलग अलग हैं तो अलग अलग कर दिया हमने। इसका औचित्य बताइए, क्योंकि ये हमें पढ़ने में, पढ़ाई करने में, ये जानने में आसानी होगी, इसीलिए। किसी की गति रेखीय गति है, किसी की वृत्तीय गति है, किसी की डोलन गति है, ठीक है। तो ये बच्चे हैं जो कि खेल रहे हैं। चित्र 5.8 हो गए हैं बच्चों के पार्क में। प्रेक्षित गति के प्रकार, ठीक है। कौन सी गति के प्रकार? तो हो गया प्रेक्षित गति के प्रकार, ठीक है। ये बच्चे जो हैं ऊपर से, एक लड़की है जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। इधर दोस्त है उसका, दीपा के सारे दोस्त हैं। ये पूरी तरह से एक घूम रहे हैं दाहिनी तरफ, ठीक है। और एक तोलन वाले पे हैं जो कि एक ऊपर और नीचे जा रही हैं। एक स्कीपिंग कर रहा है, मतलब जंप कर रहा है, मतलब वो जो कूद कर रस्सी फांगना कहते हैं इसे, ठीक है। और ये लड़की है जो डोलन विधि कर रही है, जो कि झूल रही है झूले पे। और यहाँ पे एक लड़की है जो कि ऊपर से चढ़कर ऊपर से नीचे की तरफ या फिर नीचे से ऊपर की तरफ छलांग मारने को है, ठीक है। तालिका 5.4 गति के प्रकार। वस्तु झूला लिखिए, सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, डोलन गति, नियत बिंदु के इधर उधर गति, ठीक है। डोलन गति में है नियत बिंदु के इधर उधर गति, झूला में देखा जाता है, जी हाँ, ठीक है। एक मध्य बिंदु के इधर उधर बार बार निश्चित रूप से निश्चित समय अंतराल पे आती रहती है उसको, ठीक है। सरल रेखीय गति नहीं है झूला। वृत्तीय गति भी नहीं है, क्योंकि पूरी गोल भी नहीं घूमती है ना, कि एक तरफ से गई है और दूसरी तरफ से आती है, नहीं, वो गई और आ रही हैं सेमी अथी से, ठीक है। प्रमुख शब्द हैं वो इस प्रकार हैं। सेंटीमीटर, ओहो। वृत्तीय गति, ओहो। दूरी, किलोमीटर, लंबाई, सरल रेखीय गति, ठीक है जी। मापन, ओके, मापना, मीटर, ठीक है, मिलीमीटर, ठीक है, गति, ठीक है, डोलन गति, ठीक है जी, डोलन गति। संदर्भ बिंदु, लंबाई का एसआई मात्रक, ठीक है। वर्गीकरण करना, ठीक है, खोज करना, ठीक है, पहचान करना, अच्छा जी, जांच करना, ओके, औचित्य बताना। औचित्य बताना, ये सर्च कर लीजिएगा गूगल पे कि औचित्य मीन्स क्या होता है, औचित्य बताना। अवलोकन करना, ठीक है जी, मतलब उसके जांच पड़ताल, ऐसा थोड़ा सा जानना उसके बारे में। सारांश, मतलब ये जो सारांश में मुख्य बिंदु डाली गई हैं वो इस प्रकार हैं, आइए पढ़ते हैं उसके। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, एसआई मात्रकों को देशों द्वारा मापन के मानक मात्रों के रूप में स्वीकार किया गया है। जैसे कि सारे देशों में ये क्या हो गए हैं कि एक मात्रक को बना लिए गए हैं कि ये इसी मात्रा को सभी लोग मानेंगे, तो उसको कह दिए गए हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, एसआई मात्रक कहते हैं उसे। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है, ठीक है। लंबाई मापना है, आपके शर्ट का लंबाई मापना है, आपके घर की लंबाई मापना है, आपके घर और आपके मित्र के घर के बीच की दूरी का लंबाई मापना है, ठीक है। तो उसे मीटर में भी और किलोमीटर में भी, सेंटीमीटर में भी नापे जा सकते हैं। सेंटीमीटर में आपके और घर और दूसरे के घर के बीच की दूरी मापे जा भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि अगर पास में है बिल्कुल आपके घर के साइड तो सेंटीमीटर में मापे जा सकते हैं, ओके। जब दूरी किसी निश्चित वस्तु या बिंदु के सापेक्ष बताई जाती है, ठीक है, मतलब उसी के अपेक्षा में, तब इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं, बिल्कुल। एक वस्तु को गतिमान में तब कहा जा सकता है जब उसकी स्थिति किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती है, बिल्कुल,
कि उसकी जगह में परिवर्तन हो जाता है, कि उसका जगह पहले इस समय के साथ यहाँ पे था, अब समय थोड़ा सा बदल गया है ना, थोड़ा सा आगे समय जाने से क्या हो गया कि अब उसकी स्थिति कहीं और पे है, मेरी स्थिति कहीं और पे है, हम दोनों के बीच की में दूरी बढ़ चुकी है। ऐसा जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तब उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है जी। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तब उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है जी। जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर उधर गति करती है तब उसकी गति को डोलन गति कहते हैं। जैसे कि हमने अभी भी देख लिए थे, जो कि एक इंची स्केल को रख दिए ऐसा कंपास को, और एक बार ऐसे कस के हिला दिए, ऊपर नीचे हिल रहे हैं वैसे। ठीक है ठीक है ठीक है, ये सारे हैं, और भी हैं, और भी सीखे। पत्तियां हैं, इन्हें मापें, पर मापेगा कौन? अच्छा, ये लंबाई मापने के लिए माता जी हैं जो अपनी बेटी का ऐसा लंबाई माप रही हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये साइकिल की लंबाई नाप, दूरी का मापन करने के लिए साइकिल। ठीक है ठीक है, यही हो गए हैं सारे खत्म। टिल देन बाय, सी यू सून।